अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज एक नए लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब चले अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है जी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्लास 12 का है। टॉपिक है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। जिसका सिंबल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, पाई बी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ कौन सी फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास कर जाना, पासिंग perpendicularly to the surface। किसी सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर पास करके जाने को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये भी ठीक है, बट वो डेफिनेशन बाद में करेंगे। पहले देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। ये तो आपको पता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर उसी वेक्टर का क्या होता है? एरिया वेक्टर मौजूद होता है। जैसे हमारे पास इसके केसेस लेंगे, कुछ केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस इसकी होगी कि मान लें हमारे पास कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, ठीक है। इस एरिया में से फील्ड लाइंस पास करके जा रही है। अब की बार फील्ड लाइंस क्या कर रही है? पास कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, ठीक है कि नहीं? ये असल में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक हो गया। अब अगर इनके बीच में एंगल है तो जीरो है। अब यहाँ पे फ्लक्स कितना है? मैग्नेटिक फ्लक्स 2 है, क्योंकि 2 लाइंस पास कर रही है, परपेंडिकुलर पास कर रही है। अब एक और सेकंड केस लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड केस में क्या है? यही एरिया है, एरिया को हम उतना ही रखते हैं। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम उतनी ही बन जाए, ठीक है, वही डायग्राम है। अब हम फील्ड लाइंस को स्ट्रांग करते हैं। फील्ड लाइन को स्ट्रांग करने का मतलब है आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस कम करते हो। ये डिस्टेंस कम किया, यानी कि पास से होके जा रही है। अब इसके बाद देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर रही है। एरिया वेक्टर तो वही है, ठीक है, तो दोनों पर पैरेलल है एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस। अब क्या कहेंगे यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 है, ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब आपको पता है जहाँ पे हमने ये देखा कि फील्ड लाइंस को स्ट्रांग करने से फ्लक्स ज़्यादा होता है। यहाँ फील्ड लाइन स्ट्रांग नहीं थी, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा था, तो तब फ्लक्स कम था। यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रांग है, तब इनके बीच में फ्लक्स ज़्यादा बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। अब आए हम एक और वो करते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं यार। एरिया को ज़्यादा करके चेक करते हैं तो तब फील्ड लाइंस क्या होंगी। अब एरिया बड़ा सारा है, तो मान लें इस बड़े एरिया में से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे, कर रही है ना, 4 कर रही है, ठीक है। एरिया बड़ा होगा तो तब भी फील्ड लाइंस बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एरिया की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब इन्हीं दोनों को दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, एरिया वेक्टर या एरिया के, चलो एरिया कर देते हैं, इसके दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये दोनों ज़्यादा होने से फ्लक्स ज़्यादा होता है। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि एरिया बिल्कुल सीधा साधा सामने पड़ा हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी एरिया या फील्ड लाइंस क्या बना रही होती है? कोई एक एंगल बना रही होती है। तो तब क्या होगा उसके बाद उस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एरिया वही है, कोई एरिया बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन अब की बार क्या हुआ? फील्ड लाइंस कुछ एंगल बना रही है, ये फील्ड लाइंस एंगल बना रही है, सीधी पास नहीं हो रही है, कुछ टेढ़ी। एरिया वेक्टर तो यूँ था, बिल्कुल था, तो लेकिन ये कुछ एंगल बना रही है, थीटा एंगल एरिया वेक्टर के साथ। फील्ड लाइंस क्या बना रही है? एंगल बना रही है। तो अब हमें पता है, तो अब इसका कौन सा कंपोनेंट? अब फील्ड एक वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट होंगे, तो इसका एक कंपोनेंट होगा यो, तो
वो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। हम उसी कंपोनेंट को कहेंगे कि इसी कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही, फ्लक्स बन रहा है। तो हम कहेंगे ये इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट होगा ये, एक कंपोनेंट होगा ये। तो जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे बी कास थीटा, जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम कहेंगे बी साइन थीटा। इसकी वजह से फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो अब हमें और बात पता चली यहाँ से कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी कास थीटा के हैं, विकास थीटा इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास असल में बी ए कास थीटा के इक्वल होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वलिटी का साइन आएगा, वो हमें पता है। वो क्या आएगा, बी ए कास थीटा के इक्वल आया। व्हाट इज द कास थीटा, व्हाट इज द थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू डी, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या है, टेस्ला है, तो हम लिख सकते हैं टेस्ला, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है ये आपके पास वेबर के इक्वल होता है, तो हम इसकी यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसकी यूनिट्स हैं, ठीक हो गया। ये दोनों इसकी यूनिट है। टेस्ला जो है किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, जो हमने निकाली थी इक्वल टू बी आई एल करके। तो यहाँ से बी की निकाले तो क्या होगा, एफ डिवाइड बाई आई एल, और एफ किसके इक्वल है, न्यूटन और एम्पियर और मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर किसके इक्वल होता है, टेस्ला के इक्वल होता था। तभी हमने कह दिया था ये टेस्ला है, तो इसकी यूनिट है वीबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।